dear student. Today we will discuss about the first chapter of class 10 science, chemical equation and reaction, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जब हम किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसके एप्लीकेशन यानी उसका उपयोग पता होना चाहिए कि जब हम इस पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद हम इससे क्या सीख पाएंगे या फिर हम इसको अपने दैनिक जीवन में कहां-कहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें क्लास 10 की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसमें केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कैसे कैसे स्टेप उसको आप संतुलित कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं कौन-कौन सी प्रकार की होती है, किस टाइप की हैं। साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे संचारण एवं विकृति गंधिता। तो हम शुरू करते हैं। पहली चीज आती है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल इक्वेशन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसा आप प्रकृति में विभिन्न प्रकार के चेंज देखते होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो जिसमें पदार्थों के द्वारा, जो पदार्थ होंगे उनके द्वारा नए गुण धर्म वाले, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज होगी वो न्यू होगी, नई प्रॉपर्टी होगी, ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा, जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा मेन टर्म आ रहे यहाँ पर नए गुण धर्म वाले, यानी ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिनके गुण धर्म नए होंगे, नए गुण धर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे हाइड्रोजन, आपने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास जो नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनता है, उस नए गुण धर्म वाले पदार्थ बन गया आपका जल। अब आप कहेंगे कि कैसे गुण धर्म चेंज हो गया, तो देखिएगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये गैस होता है, गैस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन भी आपके पास गैस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन जो एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करती है। अब ये ज्वलनशील गैस है और ये जलने में मदद करती है, जबकि जो हमारा नया प्रोडक्ट बन गया, जो उत्पाद बना यहाँ पर जल, ये जल आग बुझाने में मदद करता है। तो इसके गुणधर्म इनसे अलग है। अलग समझ में आ गया होगा यहाँ से कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ये किसी भी चीज को जलाने में मदद करती है, जबकि जल जो है इनको बुझाने में मदद करता है, या आपको बुझाने में मदद करता है। तो नए गुण धर्म के साथ आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा नए गुण धर्म वाले यौगिक या पदार्थ को बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मेन चीज क्या है कि भौतिक विधियों के द्वारा, जो भौतिक विधियां हैं, भौतिक विधियों के द्वारा आप इस रिएक्शन को उलट नहीं सकते हैं, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधियां आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी, जैसे आपका वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया, या फिर आसवन हो गया। तो ऐसे मेथडों से आप इस रिएक्शन को उलट नहीं कर सकते हैं। अब बात करें कि केमिकल जो आपके पास अभिक्रियाएं हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनमें क्या क्या चीज शामिल होती है।
यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज शामिल होगी? तो सबसे पहले आ जाता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी जो भी कंपाउंड होंगे उनकी अवस्थाएं चेंज हो जाएंगी। जैसे गैस और गैस में यहाँ आपका लिक्विड बन गया, अवस्था परिवर्तन। इसी में आपका आ सकता है कलर चेंज, जैसे रंग में परिवर्तन, तो रंग परिवर्तन हो सकता है। या फिर इसी के अंतर्गत आप देखेंगे किसी में तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन, तो टेम्परेचर घट भी सकता है और टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। या फिर क्या देखेंगे आप, गैस का उत्सर्जन। गैस क्या होगी, कई अभिक्रियाएं मिलेंगी जिसमें गैस का उत्सर्जन होगा। तो ये आपकी केमिकल अभिक्रियाओं में जो चीजें शामिल होंगी, आप देखेंगे इसमें फर्स्ट कि उसमें स्टेट चेंज हो सकती है, उसमें कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है और उसमें गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो अब हम दैनिक जीवन में अगर बात करें, डेली लाइफ में बात करें कि आप कहां पर ऐसी चीज देखते हैं, तो डेली लाइफ में अगर हम उदाहरण की बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे डाइजेस्टिव ऑफ फूड, भोजन का पचना, भोजन का पचना, तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर श्वसन हो गया, श्वसन पढ़ा होगा आपने, तो श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गया। या फिर दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। यानी इन सभी में जो नया उत्पाद बनता है उसकी आपके जो गुणधर्म होंगे वो चेंज हो जाएंगे, इनसे अलग हो जाते हैं। तो ये आपके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप देखते हैं, भोजन का पचना, श्वसन हो गया, दही से दही का, दूध से दही का बनना हो गया। या कई बार आपने देखा होगा जो लोहे की वस्तुएं होती है, जब इनको आप बाहर छोड़ देते हैं तो इनपे एक भूरे रंग का पदार्थ चढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। तो ये आपकी सारी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक आ जाता है यहां से रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखना। अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, तो रासायनिक समीकरण को लिखना यानी हम रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं थी, अब रासायनिक अभिक्रिया में पहले दो मेन चीज आ जाती हैं। एक उसमें होता है अभिकारक, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया थी, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हुई उस दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और दूसरी टर्म इसमें आज आती है उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उत्पाद क्या होगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बन जाता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हम पहले भी एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में आपने देखा होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया था पानी को। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हो गए आपके अभिकारक, ये अभिकारक हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनके फलस्वरूप जो बन जाता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, यानी इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ऐसी आप अदर रिएक्शन सच जैसे मैग्नीशियम रिबन, इसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये हमारे हो गए रिएक्टेंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारे हो गए प्रोडक्ट। और इनके बीच में हम एक तीर का निशान लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं गिब्स।
यानी तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और जो इनके फलस्वरूप बनेगा उसको हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्टेंट आ जाएंगे एंड राइट हैंड साइड आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण, हमारे पास रिएक्टेंट आ गए, प्रोडक्ट हो गए। रासायनिक समीकरण को लिखना, तो रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको प्रतीक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके प्रतीक या हम उन्हीं के सूत्र के रूप में निरूपित कर सकते हैं, उनके सूत्र के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। आपके पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इससे बन गया पानी। अब इसको सूत्र के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होगा आपके पास सूत्र आ जाता है H2 प्लस यहां से ऑक्सीजन का आ जाता है O2 और पानी का सूत्र आ जाता है H2O। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इनकी अवस्थाओं को भी लिख देते हैं। यहां पर अवस्था में इनकी लिखेंगे, स्टेट को भी लिखेंगे। अब स्टेट को लिखेंगे कैसे, जैसे ठोस है यानी आपके पास सॉलिड, तो सॉलिड के लिए हम लिख देते हैं ब्रैकेट में S, लिक्विड हो गया तो लिक्विड के लिए हम लिख देते हैं L, और गैस हो गया, गैस के लिए हम लिख देते हैं G, और जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लिख देते हैं AQ। अब इसी इक्वेशन को हम पूर्ण कैसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण कैसे बन जाएगा, कंप्लीट रासायनिक समीकरण, तो आप क्या करेंगे, जैसे H2, तो H2 की गैस फॉर्म है तो उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे H2। ऐसी O2, O2 की गैस फॉर्म हो गई, रिएक्टेंट हो गए एरो के लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड, और इसकी जो स्टेट है ये आपकी क्या हो गई, लिक्विड हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन को आप इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल लेके, जैसा दूसरा बताया था, ये आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन भी है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम को आप लिखेंगे तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सूत्र हो गया O2, और ये जो है अभिक्रिया करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही इनकी स्टेट, मैग्नीशियम की फॉर्म होती है सॉलिड, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे इस ब्रैकेट में। ऑक्सीजन की जो स्टेट होगी वो हो गई गैस, और यहां आपका बन जाता है सॉलिड। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि O के आपके पास यहां पर 2 एटम है, जबकि उत्पाद में, प्रोडक्ट में यहां पर केवल एक ही आइटम आ रखा है, तो यानी ये समीकरण आपके पास संतुलित समीकरण नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी समीकरणों को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जो अभिक्रियाएं बैलेंस नहीं होती है उन्हें हम कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी बैलेंस क्या समझे आप, कि जो आपके पास नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट है उतने ही आपके पास नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है इसको संतुलित करने की, तो जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि न तो हम जो है किसी भी पदार्थ को बना सकते हैं और न हम पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जितने एटम रिएक्टेंट के हैं उतने ही हमारे पास उत्पाद मिलना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन के थे तो उत्पाद में भी 2 मिलने चाहिए। मैग्नीशियम का 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है समीकरण लिखने के बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के हिसाब से कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट।
यानी जितना आपके पास रिएक्टेंट है उतना आपको उत्पाद मिल जाना चाहिए। तो अब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? देखिएगा, बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको इसको बैलेंस करने का। तो सबसे पहले सपोज कीजिए एग्जांपल आपने ले लिया कि आयरन Fe रिएक्ट विद वाटर H2O और ये उत्पाद बना देता है Fe3O4 और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल आती है H2। अब इस अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि आयरन का हमारे पास यहां पर एक ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट में आयरन के 3 एटम हैं, तो यानी आयरन आपके पास यहां पर बैलेंस नहीं है। सिमिलरली ऑक्सीजन यहां पर नंबर ऑफ एटम 1 और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम 4 हो गए। हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां 2 है, तो हाइड्रोजन आपके पास यहां पर बैलेंस है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। अब इस कंकाली समीकरण को आपने संतुलित करना है। तो संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है, आपने सर्वप्रथम क्या करना है कि एक साइड एक टेबल टाइप की बना लेनी है और जैसे यहां पर किनारे देख लीजिएगा, आपने एक साइड लिख दिया तत्व यानी एलिमेंट, इधर आपने लिख देना है अभिकारक कि अभिकारक में कितने इसके एटम थे और इसके आगे आप लिख देंगे उत्पाद। ये आप किनारे पे बना लीजिएगा। तत्व कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जैसे आपके आयरन तो आपने लिख दिया Fe, तत्व यूज हो रहा है हाइड्रोजन तो आपने लिख दिया H, तत्व यूज हो रहा है ऑक्सीजन तो आपने लिख दिया ऑक्सीजन। अब अभिकारक में तत्व Fe को देखिएगा तो Fe कितना है, केवल 1 तो आपने लिख दिया 1। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को देखिएगा, हाइड्रोजन 2 तो आपने यहां पर लिख दिया 2 एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम 1 तो आपने यहां लिख दिया 1। अब आगे चलेगा उत्पाद में। उत्पाद में आपके पास Fe के आगे 3 तो Fe को आपने रख दिया 3। ऑक्सीजन यहां 4 तो आपने यहां पर कर दिया 4, हाइड्रोजन 2 एंड 2। तो आपने इस टाइप से क्या करनी है, एक टेबल बना लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी, जो कंकाली समीकरण थी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है ऐसे। ये आपने ब्रैकेट लगा देना। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाने हैं, क्योंकि आप इसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे H2 है तो आप H4 नहीं कर सकते, F3 को F2 या F4 F5 नहीं कर सकते, O2 O3 O4 नहीं कर सकते आप। तो अब आप कहेंगे बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या है, आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, जैसे देखिएगा यहां सब क्या करेंगे Fe, तो Fe में देखिएगा अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 3 है, तो हम 1 को 3 बना सकते हैं। 1 को 3 कैसे, अगर मैं इस Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर मेरे पास Fe अभिकारक में भी 3 हो गए और उत्पाद में भी 3 हो गए। सेम चीज मैं इक्वेशन में लिख दूंगा कि Fe को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into Fe plus H2O gives Fe3O4, ये सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्लस H2, ये आपने ब्रैकेट में कंटिन्यू करना है। तो अब आप देखिएगा Fe के 3 एटम यानी Fe तो आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, 2 एटम है। अब आपके पास बच जाता है ऑक्सीजन। अब देखिएगा कि ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है, तो वही तरीका, 1 को 4 बनाना है तो इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट में। अब यहां देखिए यहां पर ऑक्सीजन है, अब यहां पर केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिएगा कैसे, थ्राइस Fe प्लस, अब यहां पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए दोनों साइड, यहां भी आपके पास 4 और यहां भी 4, लेकिन अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पर ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 2 जा 8 हो गए आपके पास। अब रिएक्टेंट में आपके पास जो ऑक्सीजन है वो तो 8 हो चुके हैं, जबकि ये प्रोडक्ट में 2 ही है।
अब मैं यहां तो चेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट का पहले मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूं, यहां भी मल्टीप्लाई कर चुका हूं। अब मैं चेंज करूंगा उत्पाद में, तो उत्पाद में आप देखिएगा कि यहां पर H2 है, ये H2 है। अब 2 को मुझे 8 बनाना है, तो 2 को 8 बनाने के लिए मुझे इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, थ्राइस Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2 और H को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4H2। अब आप इसको चेक कर लीजिएगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो Fe के 3 एटम, यहां पर भी 3 एटम, ऑक्सीजन के 4 2 8, यहां 4 2 8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 4 और यहां पर भी 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, यह भी प्रॉपर मैनर नहीं है, पूरा प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। अब आप ब्रैकेट को हटा देंगे, तो सिंपल थ्राइस Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब आपने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन अब इसमें अभी भी एक कमी रह गई और वो है इसकी अवस्था को हमने नहीं लिखा है। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, इसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे थ्राइस Fe, तो Fe आपका होता है सॉलिड, आपने लिख दिया सॉलिड, प्लस 4H2O, तो H2O की फॉर्म होती है लिक्विड, गिव्स Fe3O4, इसकी फॉर्म होती है सॉलिड, आपने सॉलिड लिख दिया, प्लस 4H2 और ये होता है गैस, आपने गैस लिख दी। तो ये आपकी कंप्लीट आपकी क्या हो गई, संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। जितने एटम यहां यूज हो रहे हैं उतने आपके यहां पर यूज हो जाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप, सिंपल सा तरीका है, पहले आपने इधर क्या करना है, एक टेबल बना देनी है, तत्व लिख देने हैं, अभिकारक कितने एटम थे, उत्पाद में कितने हैं, और उसके बाद छोटे को बड़ा बनाना है मल्टीप्लाई करके। ध्यान ये रखना है कि आपने फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, जो फॉर्मूला आपके पास कंगाली समीकरण में दिया हुआ है फॉर्मूला वही रहेगा। और इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे आपके पास अगला एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था मैग्नीशियम रिबन वाला बात की थी, तो मैग्नीशियम रिबन वाली इक्वेशन पे आपकी बैलेंस नहीं थी। अभी हमने इक्वेशन लिखी थी Mg प्लस O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसमें मैग्नीशियम सिंपल बिल्कुल ऐसी तत्व लिखे हुए थे आपने, ये अभिकारक और यहां पर आपके उत्पाद। आप तुरंत भी बैलेंस कर सकते हैं, तो ये हो गया आपके अभिकारक, यहां पर आ जाएंगे तत्व। तत्व यूज हो रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अभिकारक भी एक है और उत्पाद भी एक है, तो बैलेंस है। तत्व आपके पास दूसरा यूज हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां आपके 2 है और यहां आपका 1 है। अब जैसा भी बताया था, इस कंकाली समीकरण में सबसे पहले आप क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे ताकि फॉर्मूले चेंज ना हो। अब मुझे क्या करना होगा, इस O को, ये तो अभिकारक में 2 है, अब मुझे क्या करना, उत्पाद हमारे पास कितना, 1, इस 1 को 2 बनाना है। 1 को 2 बनाने के लिए मुझे 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो मुझे कहां पर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये उत्पाद में ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब आ जाएगा Mg प्लस O2 गिव्स, अब O ही O को तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस MgO। अब देखिएगा O कंप्लीट हो गया, O यहां भी बैलेंस हो गया, बट अब Mg रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 2 हो गए और रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, तो वही चीज फिर अब यहां पर 1 हो गया और उत्पाद में ये 2 हो गया। अब इसको 2 बनाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो आ जाएगा ट्वाइस Mg प्लस O2 gives ट्वाइस MgO। तो
तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहां से फिर ये ब्रैकेट को हटाना है और इसके स्टेट को लिख देना। तो एक स्टेप में कर सकते हैं, यहां पर जैसे ट्वाइस Mg, यहीं पर स्टेट लिख दीजिएगा। मैग्नीशियम की स्टेट होती है सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्टेट गैस, तो फॉर्म ट्वाइस MgO और इसकी स्टेट होती है सॉलिड। तो ये हमारी यहां पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। तो इसी में अब आपको आज के लिए यहीं पर हम इसको ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है कुछ एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं तुम्हें, इसको आप घर पर ट्राई करेंगे और अगर संतुलित हो जाती है तो ठीक, और नहीं होती है तो आप मुझे बताएंगे, हम इसको फिर से और समझाएंगे। तो एक आध आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। एक तो आप इससे क्या होंगे, फॉर्मूले लिखना सीख जाएंगे, रासायनिक समीकरणों को लिखते कैसे हैं, और साथ ही साथ आप इसको बैलेंस करना भी सीख जाएंगे। सेम है आपके पास एक दूसरा, इन दो पर आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां तक आप इसको करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इनको फिर से सॉल्व करवा दूंगा। और इसके बाद हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों के प्रकार। थैंक यू।